आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, मैं हूं शीला चावला और आज फिर आपके लिए लेकर आई हूं समाचार तरंग का एक और विशेष अंक। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हाल ही में हमने 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया। राष्ट्रीय एकता और शांति के महत्व को उजागर करता है ये दिन, और साल 2014 से इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत हुई ताकि समस्त राष्ट्र में देशभक्ति की लहर का संचार हो, सभी एक सूत्र में बंधें। भौगोलिक और सामाजिक विषमताओं को सभी लोग त्यागें, सभी दिशाओं में एक भारत श्रेष्ठ भारत का स्वर गूंजे। आइए श्रोताओं, राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में हम और जानते हैं, और इस विषय पर बात करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है श्री प्रमोद शर्मा जी को। प्रमोद शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, मैं आपको बताना चाहूंगी कि श्री प्रमोद शर्मा जी संस्कृति कर्मी हैं और साथ ही आप ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन के संयोजक भी हैं। तो सर, आपसे हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के हम अतीत में जाते हैं, हमारे देश के अतीत में जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता को बढ़ाने में, उसको मजबूत करने में किस तरह से योगदान दिया? जैसे अपन सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ जी, उस समय हमारा देश रियासतों में बटा हुआ था। 560 से ज्यादा रियासतें थी, कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी थी। तो उनको, चूंकि अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर एक्ट के अंतर्गत ही उनको छूट दिया था कि वो चाहें तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं और चाहे तो हिंदुस्तान में मिलना स्वीकार कर सकते हैं जी। और एक भ्रम ये भी है कि उनको शायद ये भी कहा गया कि आप चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं जी। अब ये ऐसी स्थिति हो गई कि चूंकि भारत देश अपने आप में कोई नया देश 15 अगस्त को बनने वाला तो था नहीं, ये तो बड़ा प्राचीन देश है, हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। तो पटेल ने सोचा कि भाई इन जितनी रियासतें हैं, मूलतः तो सांस्कृतिक रूप से तो सब भारत का ही हिस्सा है, लेकिन बावजूद इसके हमारी जितनी रियासतें हैं उनको हम राजनीतिक रूप से भी एक करें। तो उन्होंने अपने कौशल से पूरी रियासतों को, जिसमें इतनी विविधता थी कि अपन आज की स्थिति में तो, यदि आज की जो परिस्थिति है उसमें देखें तो उनका काम ऐसे लगता है कि जैसे मेंढकों को तोलना था। मतलब मेंढकों को एक तराजू में तोलना हो कि एक रियासत को राजी करो तो दूसरी भाग जाए, इसको करो तो वो, किसी की क्या शर्तें, किसी की क्या शर्तें। जैसे राजस्थान के संदर्भ में अपन देखते हैं कि पहले क्या था, छोटे बड़े का भी इतना था कि हम बड़े पाए वाले, हम छोटे पाए, हम बड़े इधर बैठेंगे या छोटे बैठेंगे, तो बड़ा मुश्किल था उन सबको मिलाना। लेकिन उनकी ये दूरदर्शिता थी। और मैं तो ये मानता हूं कि एक तरह से प्राचीन समय में जैसे अपन देखें कि आदि शंकर ने लगभग 2000 साल पहले पूरे भारत को सांस्कृतिक एकता में बांधा था। आज अपन पूरे 4 मठ देखते हैं पूरे भारत में जी। उत्तर में जोशी मठ है, द्वारिका पीठ है, पुरी है, कांची है। तो उन्होंने सांस्कृतिक रूप से पूरे भारत को एक बांधा। उसके बाद दूसरे व्यक्ति मुझे नजर आते हैं जिन्होंने पूरे भारत को राजनीतिक रूप से एक किया। मतलब उन रियासतों के राजाओं को अपने राज्य को सहजता से छोड़ देना। बिल्कुल। अपन अपना घर नहीं छोड़ पाते, ऑफिस में बैठते हो तो टेबल बदल दी जाए तो सामान्यतः जो कर्मचारी होता है वो अपने टेबल का स्थान बदलने को तैयार नहीं होता। जी, आप सही कह रहे हैं। और इतने बड़े राज्य को, उन राजाओं को सहजता से ये स्वीकार करा लेना कि ठीक है हम पूरे राज्य को, क्योंकि उनकी पूरी आमदनी भी जाने वाली थी, क्योंकि राज्य तो पूरा समर्पण होने वाला था भारत सरकार के अंतर्गत, तो उनकी जो रेवेन्यू आती थी राज्य से वो उनको बंद होने वाली थी। लेकिन बावजूद उसके उन्होंने उनको किस तरीके से तैयार किया होगा आज अपन सोच भी नहीं सकते। वास्तव में तो उनको, दिखाई उन्होंने। हाँ, उनका अपना, मैं तो ऋषि जैसा मानता हूँ कि उन्होंने अपने आचरण से भी ये दिखाया था। उनका जो जीवन था, अपन पढ़ते हैं उनके बारे में। मतलब उनकी बेटी जो मणिबेन है, उनका एक प्रसंग है कि उन्होंने किसी ने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि वो सूत बुनती थी, जितना काटती थी उसी से सरदार की धोती बुनी जाती थी। मतलब हाथ से बुने हुए सूत से वो धोती पहनते थे। और उनकी जो धोती फट जाती थी घिस के, उससे वो मणिबेन अपनी धोती बना लेती थी जोड़ के। इतना सादगीपूर्ण तपस्या का जीवन था। उनके आचरण से ही आप देखिए कि मेवाड़ के महाराणा जो मुगलों के सामने नहीं झुके हैं, वो पटेल के कहने मात्र से सरदार गए। ये प्रसंग आता है कि वो उदयपुर गए और उन्होंने खाली एक ही बात कही महाराणा को कि हम आपको दिल्ली ले जाने आए। आप आज तक दिल्ली नहीं आए, क्योंकि वो गए नहीं थे। वो चितावनेरा चौंगटा प्रसिद्ध है, वो 1911 का जो हुआ था दरबार जो दिल्ली में, उसमें भी नहीं गए थे।
जी। अंग्रेजों के यहाँ भी नहीं गए वो, लेकिन पटेल ने उनसे कहा कि हम आपको दिल्ली ले जाने आए हैं, तो आपका क्या है। तो उन्होंने, महाराणा ने कहा था कि हम किधर जाएंगे ये निर्णय तो हमारे पूर्वज कर चुके, हमारे सामने तो प्रश्न नहीं है हम कि किधर जाएंगे, हमारे पूर्वज ही निर्णय कर चुके, हम तो हिंदुस्तान के साथ ही रहने वाले हैं। तो वास्तव में पटेल का बहुत बड़ा भगीरथ प्रयत्न था ये जी। जैसे गंगा को लाने में भगीरथ का प्रयत्न था, बिल्कुल। मैं उससे कम नहीं आंकता पटेल को। आज के युग का कहें तो हम आदि शंकर और भगीरथ के समक्ष इनको रख सकते हैं। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आज जब हमारी आज़ादी को 75 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, तो आज के वक्त हमें सरदार पटेल का जो जीवन है, उनके कार्य हैं, उनका देश के एकीकरण में जो योगदान है, उसको हम जाने समझें, इसकी और साथ में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की क्या वजह है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, हमको जो देश मिला 47 में, वो एक तरह से लूटा पिटा ठगा मिला था। आर्थिक रूप से भी हम बिल्कुल इतने जर्जर हो चुके थे, क्योंकि एक लंबे समय से तक तो मुगलों ने हमको लूटा। मूलतः तो मुगल हमको लूटने ही आए थे, वो तो संयोगवश वो यहाँ स्थापित हो गए और उन्होंने अपना राज्य कायम कर लिया। प्रारंभ में तो उनका लूटपाट का इरादा था, और अंग्रेज यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन वो छाछ मांगने आई थी और घर की धनियानी बन बैठी, वैसा हुआ वो यहाँ के राजा बन गए। तो उनका मकसद भी हमको कोई समृद्ध करना तो था नहीं, उनको तो यहाँ से लूट के सारा माल और अपने ब्रिटेन को समृद्ध करना था। तो हमको जो मिला था वो तो बिल्कुल असहाय गरीब विपन्न देश मिला था। वो जो राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां थी, उसने पूरे देश को, समाज को खंड खंड में बांट दिया था। और अंग्रेजों की जो कुटिल चाल थी, क्योंकि वो जब तक इस समाज को बांटेंगे नहीं, वो यहाँ टिके नहीं रह सकते थे, क्योंकि संख्या में तो बहुत कम थे ना, वो बिल्कुल संख्या बल तो था ही नहीं उनके पास। तो उन्होंने हमारे में सामाजिक रूप से भेद पैदा किए, क्षेत्र के, राजनीति के। जैसे आज हम सुनते हैं, यदि हम पुराना हिस्ट्री पढ़ेंगे 17वीं शताब्दी के बाद की, तो हमको लगता है कि ये आर्य द्रविड़ का खड़ा किया उन्होंने भेद, सवर्ण और दलित का भेद खड़ा किया, है ना, और धार्मिक तो भेद खड़ा किया ही पूरा। सांप्रदायिक रूप से हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इनको अलग बांट दिया। तो ये जो विखंडित समाज हमको मिला, उसके एकीकरण की तो, चूंकि मूलतः तो हम पूरे, जैसे विष्णु पुराण में आता है, उत्तरयंत समुद्रश्य, है ना, वो जो आसत मतलब नीचे हिंद महासागर से लेके और उत्तर हिमालय तक जितना भूभाग है, इसमें जो लोग रहते हैं वो इसकी संतान है। भारतीय यत्र संतति, ये कहा हमने। तो मूलतः तो हम एक ही परिवार के लोग हैं, मतलब एक ही माँ की संतान है, तो एक ही परिवार के लोग हो गए जी। अब ये ठीक है कि भूगोल के कारण हमारी बोली चाली अलग है, जलवायु के कारण हमारा खान पान अलग है, विविधतापूर्ण है, लेकिन इतनी विविधताओं के बावजूद भी हम सहजता से रहते आए हजारों हजार साल से। और अंग्रेजों के इस दुष्चक्र में आके हमने अपने आप को भाषा, प्रांत, धर्म, जाति, इन सब में बटा हुआ पा रहे हैं अपन। और वो स्थितियां आज भी मैं समझता हूँ कि जो विदेश की जो एक ताकतें हैं, जैसे आसुरी शक्तियां कहें, उनका पूरा प्रयास है कि ये देश वैसा का वैसा ही जाति में, मजहब में, प्रांत में, क्षेत्र में, भाषावार ये बटा रहे, क्योंकि मूलतः तो उनकी दृष्टि वही है ना जो अंग्रेजों की थी। बिल्कुल। तो वो चाह रहे हैं कि ये बटा रहे। लेकिन जैसे हमारे संविधान निर्माताओं ने भी बहुत गहरे से देखा था, हम देखेंगे कि अपना यूनियन ऑफ इंडिया बनाया, हमने ये विचार फेडरेशन का वहीं से लिया, यूएसए जैसे है ना, वैसे ही उन्होंने कहा कि यूनियन ऑफ इंडिया होगा, स्टेट्स फेडरल स्ट्रक्चर होगा। लेकिन बावजूद उसके उनको ये पता था कि केंद्रीय सत्ता जब जब भारत में कमजोर हुई है तो भारत बटा है, और परिणाम स्वरूप हम गुलाम हुए दूसरे लोगों के, परकियों के। तो हमको केंद्रीय सत्ता मजबूत करनी पड़ेगी। और केंद्रीय सत्ता मजबूत करने का मतलब क्या है कि इतनी विविधताओं के बावजूद हम अपने मध्य में कोई एक एकता का सूत्र ढूंढें कि जो हमको एक कर सके। एक हुए बिना तो अपना क्या, परिवार में देख लीजिए, 3 भाई हैं, मिलके न रहेंगे तो उस परिवार का क्या हाल होगा। हम सब मिलके एक रहेंगे तो समृद्ध होंगे, संगठित होंगे तो समर्थ होंगे। तो इसलिए जो अपना अभी भारत सरकार का माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि एक भारत समर्थ भारत, समृद्धि तो तभी आएगी ना जब सारे भाई समृद्ध होंगे। 3 भाइयों में 2 भाई समृद्ध हो गए, एक भाई कमजोर रह गया तो परिवार तो समृद्ध नहीं कहलाएगा। तो परिवार की समृद्धि तो तब होगी जब सारे ही समर्थ होंगे, सारे ही समृद्ध होंगे। तो एकता की आवश्यकता आज ज्यादा प्रासंगिक है। तो 2014 में जब 31 अक्टूबर को पहली बार इसको एकता दिवस के रूप में मनाया गया, शुरू किया अपन ने, और देखिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनी, सरदार की मूर्ति लगाई गई, दुनिया की उस उनकी सबसे ऊंची मूर्ति थी। तो ये हमें एक भाव पैदा करती है, हम जो भारत के नागरिक हैं, ये प्रतीकात्मक बातें हैं। मतलब कोई दौड़ लगाने से कोई एकता आएगी ऐसा नहीं है, या कोई मूर्ति लगाने से कोई, लेकिन एक ये आपको प्रतीक दिखता है कि हाँ भाई ये इसके उद्देश्य, इसके पीछे ये है, तो हम भावना से उन बातों के साथ जुड़ते हैं।
जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि हमारी जो विविधता है वो हमारी ताकत है। तो हमारा जो देश है वो बहुत तरह से विषम है, भौगोलिक विषमताएं हैं, सांस्कृतिक विषमताएं हैं और कई सुदूर प्रांत हैं, कहीं रेगिस्तान है, कहीं बहुत पहाड़ हैं, कहीं बहुत समुद्र हैं, कई छोटे द्वीप हैं। तो इस तरह की विविधताओं वाले देश में एकता का संदेश प्रसारित करना कितना कठिन है, किस तरह की चुनौतियां हैं? देखिए, जो आसुरी शक्तियां हैं, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, वो चाहेंगे कि आप एक न हो, क्योंकि आपका एक होना, आपको समर्थ बना देना बाकी लोगों के अवनति का कारण, मतलब उनको लगेगा कि हम नीचे हो गए, क्योंकि जो एक होगा, समर्थ होगा, तो ज्यादा समृद्ध होगा। जी। अच्छा, एक अंग्रेजी की कहावत है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आर कनेक्टेड। जो जितना समृद्ध होता है वो उतना शांत होता चला जाता है। आप जितने ज्यादा समर्थवान समृद्ध होंगे, आपके यहाँ शांति रहेगी। तो अभी ऐसे इसको रिवर्स भी लें, अपन उल्टा देखें कि जो अशांत रहेगा वो समृद्ध नहीं हो सकता। तो एक शब्द का अपना एक आत्मा होती है, जो उसका अर्थ होता है उसकी आत्मा होती है। अब जैसे विषमता और विविधता दोनों के अर्थ एक ही हैं, पर विषमता थोड़ा नकारात्मक शब्द है। मैं इसको विविधता मानता हूँ कि विविधता जो है, जैसे बगीचे में यदि एक ही तरह के फूल हों तो अपन शायद 10-5 मिनट में ही बोर हो जाएंगे उसको देखते देखते। पर यदि विभिन्न तरह के फूल होंगे, विभिन्न तरह के वृक्ष होंगे, तो अपन शायद मनोरम आनंद लेते रहेंगे पूरे बगीचे का, बहुत देर तक आनंद ले सकते हैं और उतना ही वो समृद्ध होगा बगीचा। तो ये जो विविधताएं हैं, ये हमारी सामर्थ्य है। जैसे एक गांव में हर कौशल के लोग रहते हैं, अब वो विविधता है, वो विषमता नहीं है। ऐसे ही भारत की जो आपको विषमता दिखाई देती है, ये हमारी विविधता है। जैसे मैं वैसे ही कहता हूँ, मान लो घूमने जाना हो तो आपको बर्फ देखने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं है जी। आप भारत में ही बर्फ देख सकते हैं। आपको झरने देखने हैं, मान लो रेगिस्तान का आदमी रहने वाला है तो उसको समुद्र देखने का बड़ा चाव रहता है। जैसे मैं झुंझुनू का रहने वाला हूँ, तो मैं पहली बार मुंबई गया और मैंने जब समुद्र देखा तो मैं आह्लादित हो गया, क्योंकि इतना पानी कभी देखा ही नहीं था। तो वैसे ही जो पानी के किनारे रहता है उसको रेत देखने का चाव रहता है, क्योंकि जो नहीं है वही तो आकर्षित करता है आपको, है ना। तो आप देखिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें इतनी विविधताएं हैं कि आप दुनिया के अधिकतम वर्षा वाला स्थान भी भारत में है और न्यूनतम बारिश वाला भी रेगिस्तान भारत में है और 3 समुद्रों से घिरा हुआ भी जगह हमारे पास है। बिल्कुल, केरल में है ना, बैक वाटर आप देख सकते हैं और पठार आप देख सकते हैं, पहाड़ों पे आप जा सकते हैं, नदियां हैं, कितने घने जंगल हैं, कितने तरह का खान पान है जी, और कितनी भाषाएं हैं। उन भाषाओं का अपना एक नाद सौंदर्य है, उनके अपने नृत्य हैं, उनकी अपनी वेशभूषा है। मतलब चटक रंग, जैसे आप देखेंगे रेगिस्तान में, राजस्थान में अलग तरह के छापे के कपड़े पहने जाते हैं और पंजाब चले जाओ तो बिल्कुल अलग तरीके का, कश्मीर चले जाओ तो आपको विविधता तो आपकी आंखों को सौंदर्य, मतलब एक सुकून देती है। तो ये हमारी सामर्थ्य है, मैं इसको नकारात्मक नहीं लेता जी। हमारे देश को युवाओं का देश कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। तो युवाओं में ये जो एकता का संदेश है, ये किस तरह से प्रसारित किया जा सकता है? उनमें एक जो इस देश के प्रति उस तरीके का भाव पैदा हो कि भी ये हम एक परिवार के लोग हैं, तो एक दूसरे के प्रति हम दायित्व बोध हैं। जैसे बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति दायित्व निभाता है, वैसे युवा लोग ये समझें कि ये सब भारत देश हमारा परिवार है। हम छोटे बच्चे थे तो जो हमारी पाठ्य पुस्तकें आती थी या कॉपी भी जो होती थी, उसके पीछे एक प्रतिज्ञा होती थी, शायद अब पुराना तो नहीं आती वो, कि मैं भारतवासी हूँ, प्रत्येक भारतीय मेरा भाई बहन है, हम ऐसा एक आती थी जी। तो वो भले ही लगता था कि कुछ नहीं है लिखने से, नहीं, लेकिन लिखने से निरंतर किसी भी चीज का सातत्य जब बनता है, जैसे रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान, तो लगातार किसी बात को जब बार बार आवृत्ति होती है तो उसका एक असर होता है। तो मैं देखता हूं कि शैक्षिक जो हमारा वातावरण है वो इस तरीके का निर्माण हमको करना चाहिए कि उसमें युवाओं को एक भ्रातृत्व परस्पर जो है ना, जो हमारे भेद हैं, इसको वो शब्दों से तो विषमता बताएंगे कि तुम तो कितने अलग हो, देखो वो कन्नड़ बोलते हैं, तुम हिंदी बोलते हो, जैसे भाषा के नाम पे आज विरोध खड़ा हो जाता है तुरंत। तो कोई हमें एक पिंच करता है और हम खड़े सोशल मीडिया पे देखते हैं अपन, कोई एक झूठा एक फेक नैरेटिव चलाता है और दूसरे उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इसको हमको थोड़ा समझने की जरूरत है और युवाओं को जब परिवार का भाव आ जाएगा ना, तो ये विखंडन की प्रवृत्तियां अपने आप खत्म हो जाएगी। हम सब की एक दिली कामना हो कि जब 2047 का दिन आए 15 अगस्त का, तो हम सब लोग गर्व से कह सकें कि हम उन पूर्वजों की संतान हैं और पूरी दुनिया हम पे गर्व करे। सर, आपने आकाशवाणी के लिए अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, उम्मीद है एकता की ये लौ सभी के दिल में बदस्तूर जलती रहे और साथ ही
संगठन में शक्ति है, इस मंत्र को हम याद रखें। श्रोताओं, फिलहाल इजाजत दें, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग में सहयोग किया सुदर्शन नाहर ने, तकनीकी सहयोग मिला रणदीप यादव से, कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी, संपादक राजेंद्र सिंह डारा और प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीणा।